सेमिनिफरस ट्यूब्यूल है, एसटी मीन सेमिनिफरस ट्यूब्यूल, जिसके अंदर में ये देखिए सर्टोली सेल है ये, और इस सर्टोली सेल पर स्पर्म लगा हुआ है। ये स्पर्म है। अब ये स्पर्म यहां से रिलीज होगा, सर्टोली सेल पर जो स्पर्म है वो स्पर्म यहां से रिलीज हो गया, स्पर्म रिलीज्ड फ्रॉम सर्टोली सेल। तो सर्टोली सेल से स्पर्म का रिलीज होना इसको कहेंगे आप स्पर्मिएशन। ये स्पर्मिएशन हो गया। अब आप रास्ता देखिए कैसे, तो आपको याद होगा कि बहुत सारे सर्टोली सेल आपस में मिल करके ट्यूब्यूली रेक्टी को बनाता है। तो याद कीजिए जो स्पर्म रिलीज हो गया है वो स्पर्म अब आगे जाएगा। अब देखिए ये सर्टोली सेल से रिलीज हुआ स्पर्म को हम दिखला रहे हैं सेमिनिफरस ट्यूब्यूल ये आपस में कंबाइन कर लिया है, सेमिनिफरस ट्यूब्यूल। अब ये आपस में कंबाइन होकर के क्या बनाएगा, तो आंसर है ट्यूब्यूली रेक्टी को। तो जो स्पर्म यहां रिलीज हुआ है, जो स्पर्म यहां से रिलीज हुआ है सर्टोली सेल से रिलीज हुआ है, सर्टोली सेल पर जो लगा हुआ स्पर्म था वो रिलीज हो चुका है, जिसका नाम है स्पर्मिएशन। स्पर्मिएशन होने के बाद वो कहां से गुजरेगा, तो आंसर है ट्यूब्यूली रेक्टी से गुजरेगा, यानी कि ये यहां आ जाएगा, ट्यूब्यूली रेक्टी में आ जाएगा। ये स्पर्म आप देखिए यहां से निकल करके ये कहां गया, ट्यूब्यूली रेक्टी में। अब ये स्पर्म ट्यूब्यूली रेक्टी में आ चुका है। अब ये ट्यूब्यूली रेक्टी से कहां चला जाएगा, तो आगे का रास्ता है, आप याद कीजिए, ये आगे जाएगा रेटिटेस्टिस में। कहां जाएगा, रेटिटेस्टिस में। अब रेटिटेस्टिस हम आपको ऐसे ऐसे बना करके दिखलाएंगे। रेटिटेस्टिस, तो ये रेटिटेस्टिस है, ये रेटिटेस्टिस में चला गया। अब रेटिटेस्टिस से ये निकल करके कहां जाएगा, तो याद कीजिए ये जाएगा भाषा इंफ्लोरेंसिया में। कई भाषा इंफ्लोरेंसिया निकलेंगे यहां से, इसको कहेंगे हम लोग भाषा इंफ्लोरेंसिया। अब ये स्पर्म यहां से निकल करके भाषा इंफ्लोरेंसिया में जाएगा। अब ये भाषा इंफ्लोरेंसिया से निकल करके ये भाषा इंफ्लोरेंसिया कहां ओपन होगा, तो याद कीजिए ये खुलेगा दूसरे डक्ट में, जिसका नेम क्या होगा, याद कीजिए ये एपिडिडामिस है। एपिडिडामिस का ये हिस्सा है कैपूट एपिडिडामिस, कैपूट एपिडिडामिस। दूसरा होगा कॉर्पस एपिडिडामिस। और लास्ट है जो यहां करके ये खुल जाएगा, इसको कहेंगे हम लोग कॉर्डा एपिडिडामिस। अब ये स्पर्म किसके अंदर आ गया, तो आंसर है एपिडिडामिस में आ गया। स्पर्म धीरे धीरे आप देख लीजिए पास करके यहां जा रहा है, कहां जाएगा, एपिडिडामिस। तीनों को एक साथ आप क्या कहेंगे, आंसर क्या होगा, एपिडिडामिस। ये एपिडिडामिस में आ जाएगा।
एपिडाडर्मिस में आ गया। अब ये जब तक इजैकुलेशन नहीं होता है तब तक स्पर्म इसी में जमा रहेगा, क्योंकि आपको याद है एपिडाडर्मिस 6 मीटर लॉन्ग स्ट्रक्चर होता है, सबसे लंबा स्ट्रक्चर होता है। एपिडाडर्मिस के 3 पार्ट होते हैं, कैपूट, कार्पस एंड कॉर्डा एपिडाडर्मिस। आपको बताया गया हेड, बॉडी एंड टेल कई बार हम लिख चुके हैं। तो एपिडाडर्मिस में जाकर के एपिडाडर्मिस में जाकर के ये स्टोर्ड हो जाएगा एक तरह से। ये है साइट ऑफ मैचुरेशन, साइट ऑफ मैचुरेशन ऑफ स्पर्मेटोजोआ और स्पर्म एंड साइट ऑफ नरिशमेंट। पहला नरिशमेंट कौन दिया? तो आंसर है सर्टोली सेल। अब जो नरिशमेंट देगा वो कौन देगा? एपिडाडर्मिस। एपिडाडर्मिस में भी इसको नरिशमेंट मिलेगा और ये मैच्योर्ड स्पर्म वहीं पर रहेगा। इजैकुलेशन के समय में यहां से निकल करके ये भास डिफरेंस में एंट्री लेगा। भास डिफरेंस जो निकल करके जाता है, इस भास डिफरेंस में ये एंट्री लेगा स्पर्म तब जब इजैकुलेशन होगा। लेकिन सपोज कीजिए किसी मेल में अगर इजैकुलेशन जब तक नहीं हुआ है तो स्पर्म का लाइफ अंदर में बहुत दिनों तक नहीं रहता है। फीमेल के जेनाइटल ऑर्गन में स्पर्म का लाइफ आपको हम बता चुके हैं, जो लोग पढ़े हैं पहले से, तो वैसे लोगों को या आप जानकारी के लिए ले लीजिए कि वहां पर फीमेल जेनाइटल एपर्चर में इजैकुलेशन के बाद अगर स्पर्म रिलीज होता है तो ज्यादा से ज्यादा 48 आवर्स या 72 आवर्स तक वो सर्वाइव कर सकता है फीमेल जेनाइटल में, यानी फीमेल के वेजाइना में या यूट्रस में या उसके ओविडक्ट में आप कह सकते हैं कि उतने देर तक वो सरवाइव करेगा। लेकिन अगर वो यहीं पर है, अगर एपिडाडर्मिस में अगर है तो मैक्सिमम 2 मंथ्स 3 मंथ्स ये यहाँ पर सरवाइव करेगा। अगर ये रिलीज नहीं हुआ बहुत दिनों से, अगर इसका इजैकुलेशन नहीं हुआ तो ये वहीं पर क्या होंगे, मरेंगे और WBC के द्वारा उसको वहां से क्लियर कर दिया जाएगा। WBC उसको खा करके समाप्त कर देगा, क्योंकि वो फेगोसाइटोसिस करता है और स्पर्म में एक सेल है, तो एक डिफरेंशिएटेड सेल है स्पर्म, तो उसको वो खत्म कर देगा। तो हम कह सकते हैं एपिडाडर्मिस में स्पर्म स्टोर्ड टिल इजैकुलेशन। जब तक इजैकुलेशन नहीं हो जाता है तब तक वो यहीं पर रहेगा। अब याद कीजिए किसी किसी मेल में क्या होता है ना कि पेनिस में इरेक्शन नहीं होता है, तो वो सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं कर पाता है, लेकिन उसको अगर बच्चा चाहिए तो वैसे कंडीशन में एक डॉक्टर कहां से स्पर्म को निकाल करके टेस्ट ट्यूब में एक को फर्टिलाइज करेगा? तो आंसर है एपिडाडर्मिस, क्योंकि एपिडाडर्मिस में ही उसको एक मैच्योर्ड स्पर्मेटोजोआ मिलेगा और यहां से स्पर्म को निकाल करके टेस्ट ट्यूब में, जिसको हम लोग कहते हैं एक्स सिटू फर्टिलाइजेशन, तो टेस्ट ट्यूब में एक्स सिटू फर्टिलाइजेशन के लिए जो स्पर्म वैसे लोगों से निकाला जाएगा जिसको पेनिस में इरेक्शन नहीं होता है, जिसको हम कहते हैं इरेक्टाइल डिसफंक्शन, वैसी कंडीशन में कहां से निकाला जाएगा फंक्शनल स्पर्म? तो आंसर है एपिडाडर्मिस। तो एपिडाडर्मिस से एक मैच्योर्ड स्पर्म को निकाल करके टेस्ट ट्यूब में फर्टिलाइजेशन कराया जा सकता है। अब हम आपको 2 सीक्वेंस दे रहे हैं जो एग्जाम के लिए, नीट मेडिकल के लिए आवश्यक है समझना। पहला आप स्टेप देखिए, सबसे पहले क्या हुआ? पहले हुआ स्पर्मेटोजेनेसिस, इससे स्पर्मेटिड बन गया। इसके बाद हुआ स्पर्मिलोजेनेसिस या स्पर्माइलोजेनेसिस, इसके द्वारा क्या हुआ? स्पर्मेटिड चेंज हो गया स्पर्म या स्पर्मेटोजोआ में। इसके बाद हुआ सर्टोली सेल से स्पर्म का रिलीज, जिसको कहेंगे स्पर्मिएशन। स्पर्मिएशन के बाद ये कहां चला जाएगा? एपिडाडर्मिस में, और एपिडाडर्मिस से जब वो रिलीज होगा इसको कहेंगे इजैकुलेशन।
अब इजैकुलेशन कौन करवाएगा? तो आंसर है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का काम होता है इजैकुलेशन करवाना। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का काम होता है पेनिस में इरेक्शन करवाना। तो इजैकुलेशन जो वर्ड है वो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम से रिलेटेड है। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम स्पर्म को निकाल करके पेनिस से बाहर करेगा। सो व्हाट इज इजैकुलेशन? रिलीज ऑफ सीमेन इन द वजाइना ऑफ फीमेल ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स फ्रॉम, क्या आंसर होगा? एपिडाडर्मिस। Release of sperm through semen from epididymis। या आप यहां पर थ्रू लिखे हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं, रिलीज ऑफ स्पर्म फ्रॉम एपिडाडर्मिस शॉर्ट में। इसको क्या कहेंगे आप? इजैकुलेशन। ये कहलाएगा इजैकुलेशन। तो इजैकुलेशन आप जान रहे हैं मास्टरबेशन के समय में भी हो सकता है या सेक्सुअल इंटरकोर्स के समय में हो सकता है। तो चलिए इजैकुलेशन के बारे में हमने आपको समझाया, ये स्टेप हुआ। अब हम दूसरा स्टेप देख रहे हैं जो एग्जाम के लिए आता है सीक्वेंस। पहला जर्मिनल एपिथेलियल सेल, जी इस सेल जो हम आपको दिखलाए हैं इससे बना था स्पर्मेटोगोनिया। याद कीजिए स्पर्मेटोगोनिया चेंज होकर के क्या हुआ? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। अब इससे बना था सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। तब बना स्पर्मेटिड, और इसके बाद बना स्पर्म। ये आपका क्रम है। ये फिगर आपके एनसीईआरटी बुक में दिखलाया हुआ है सीक्वेंस। अगर हम एक स्पर्मेटोगोनिया ले लें तो उससे एक ही बनेगा प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, लेकिन उससे दो बनेंगे सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, उससे चार बनेंगे स्पर्मेटिड, और वो स्पर्म में चेंज हो जाएगा। क्रोमोसोम के नंबर को अगर देखेंगे तो यहाँ पर अगर होगा इस सेल में या इस सेल में अगर देखेंगे तो 2n = अगर होगा 46, तो सेम प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में भी यही होगा 2n = 46। सेकेंडरी में मियोसिस के बाद होता है ये, तो आंसर हो जाएगा 2n = अब सॉरी n = अब हो जाएगा 23, ये हाफ हो जाएगा। ये भी n = कितना होगा? 23। स्पर्म में भी n = कितना होगा? 23। तो नंबर के आधार पर पूछा जाए एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से कितने स्पर्म बनेंगे, तो आंसर होगा 4। पूछा जाए कि एक सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से कितने स्पर्म बनेंगे, तो यहाँ पर चौकन्ना रहना है, आपको अटेंशन देना है। एक से पूछ रहा है, देखिए 2 से 4 बना है आपका, और पूछा जाए एक सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से कितना बनेगा, तो आंसर 2 ही होगा, क्योंकि एक से 2 होगा फिर दूसरे से 2 होगा, तो टोटल 4 होंगे। इसलिए आंसर उसी हिसाब से आपको समझ करके देना होगा। अब देखिए जब जर्मिनल एपिथेलियल सेल से स्पर्मेटोगोनिया का फॉर्मेशन हुआ, तो आप इसका नाम दिए थे पहला फेज ऑफ मल्टीप्लिकेशन। इसका नाम आपने दिया था फेज ऑफ मल्टीप्लिकेशन, याद कीजिए फेज ऑफ मल्टीप्लिकेशन। जब ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में चेंज हो गया था, आप इसका नेम दिए थे फेज ऑफ ग्रोथ, फेज ऑफ ग्रोथ। तीसरा, जब इससे सेकेंडरी बना था और स्पर्मेटिड बना था, इसको अर्ली और इसको लेट लिखे थे आप, और दोनों का नाम दिए थे फेज ऑफ मैचुरेशन, फेज ऑफ मैचुरेशन। अब कहिएगा इस पर क्या क्वेश्चन आता है? क्वेश्चन ये आता है कि मियोसिस कब हुआ। तो याद होगा कि क्रोमोसोम नंबर अभी हम लोग लिखे थे 2n = 46, प्राइमरी में भी लिखे थे 2n = 46, सेकेंडरी में आप लिखे थे n = 23, स्पर्मेटिड में लिखे थे n = 23, स्पर्म में लिखे n = 23।
तो हाफ कब हुआ है? सेकेंडरी पर आकर के। इसका मतलब है कि प्राइमरी से सेकेंडरी जब बनता है स्पर्मेटोसाइट, इस समय में मियोसिस शुरू होता है, यानी मियोसिस फर्स्ट होता है। मियोसिस फर्स्ट, इसको आपने नाम दिया था रिडक्शन डिवीजन, याद कीजिए। तो मियोसिस कब होता है? तो इसका दो आंसर होगा। पहला, या तो बोलेंगे आफ्टर फेज ऑफ ग्रोथ, या कहेंगे ड्यूरिंग अर्ली फेज ऑफ मैच्योरेशन। तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मियोसिस कब होता है? सो मियोसिस और रिडक्शन डिवीजन, मियोसिस और रिडक्शन डिवीजन अकर्स आफ्टर फेज ऑफ ग्रोथ, ऐसे बोला जा सकता है। आफ्टर फेज ऑफ ग्रोथ, या बोल सकते हैं और ड्यूरिंग अर्ली फेज ऑफ मैच्योरेशन, ड्यूरिंग अर्ली फेज ऑफ मैच्योरेशन। ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नीट मेडिकल के लिए, जो एग्जाम में आएंगे। या डायरेक्ट क्रोमोसोम का नंबर पूछ सकता है आपको कि किसमें कितना क्रोमोसोम का नंबर होगा। तो स्पर्म का मैच्योरेशन का साइट क्या होगा? स्पर्मेटोजेनेसिस में टोटल कितने टाइम लगेंगे? ये भी क्वेश्चन आता है। जैसे क्वेश्चन आ जाए, टोटल टाइम ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मेटोजेनेसिस का मींस स्पर्मेटिड फॉर्मेशन तक का चीज आपसे पूछा जा रहा है। तो इसके लिए आंसर तो 62 डेज या 60 डेज आप दे सकते हैं, ये आंसर होगा, याद रखना है। लेकिन अगर ये स्पर्म तक अगर पूछा जाए तो 70-72 डेज के आसपास आप आंसर कर सकते हैं। स्पर्म तक पूछा जाए तो, क्योंकि आप जानते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस का मींस होता है अप टू द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड, नॉट स्पर्म। अगर ऐसे पूछा जाए, क्वेश्चन है लाइफ ऑफ स्पर्मेटोजोआ या स्पर्म in a female genital tract, female genital tract, तो आप आंसर देंगे इसके लिए 48 to 72 आवर्स यूजुअली। ऐसे ये 5 डेज तक जिंदा रह सकता है, लेकिन हम लोग यूजुअल जो टाइम पीरियड है फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट के लिए वो यही आंसर होगा, 48 से 72 आवर्स। स्पर्म का जो डिफरेंशिएशन होता है उसमें क्या क्या लॉस हो जाता है, जरा वो देख लीजिए। ये एक स्पर्मेटिड है और ये स्पर्मेटिड एक स्पर्म में चेंज होता है। तो जब ये स्पर्म में चेंज होता है तो आप इसको कहते हैं डिफरेंशिएशन। इसमें न्यूक्लियस से निकला हुआ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, यानी यहां ईआर है। इसमें माइटोकॉन्ड्रिया होता है, इसमें सेंट्रोसोम होता है, सेंट्रोसोम में सेंट्रियोल होते हैं, साइटोप्लाज्म होता है, गॉल्जी होता है। ये गॉल्जी हो गया, सेंट्रोसोम हो गया जिसमें 2 सेंट्रियोल है, ये माइटोकॉन्ड्रिया हो गया और ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया। कई सेल ऑर्गन्स यहां पर मौजूद है स्पर्मेटिड में। जब ये एक स्पर्म में कन्वर्ट होता है
ये स्पर्म का हेड है, ये नेक है, मिडिल पीस है, और ये टेल है। क्लियर हो गया स्पर्म या स्पर्मेटोजोआ। अब देखिए यहां जो न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस है यहां का सेंट्रल, ये न्यूक्लियस इसके हेड में आ गया, ये हेड है, इसमें न्यूक्लियस है। तो डिफरेंशिएशन होने पर ये कहां चला गया न्यूक्लियस? आंसर है हेड में, स्पर्म के हेड में। ये है एक्रोसोम। अब ये एक्रोसोम मॉडिफाइड गॉल्जी है, मॉडिफाइड गॉल्जी है ये। इसका मतलब गॉल्जी कहां आ गया? हेड के आगे वाले हिस्से पर आ गया गॉल्जी, क्योंकि गॉल्जी ही मॉडिफाइड होकर के एक्रोसोम बनाया है। अब है नेक। नेक में दो सेंट्रियोल है, एक है प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल, और ये दूसरा है, इसको कहेंगे डिस्टल सेंट्रियोल। ये दोनों सेंट्रियोल किसका पार्ट है? तो सेंट्रोसोम का, क्योंकि सेंट्रोसोम में दो सेंट्रियोल होता है। तो प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल और डिस्टल सेंट्रियोल, सेंट्रियोल का हमेशा अरेंजमेंट 9+0 होता है। तो प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल हो या डिस्टल सेंट्रियोल हो, दोनों का अरेंजमेंट कैसा होगा? 9+0 अरेंजमेंट। दोनों का अरेंजमेंट कैसा होगा? 9+0 अरेंजमेंट हो जाएगा। तो सेंट्रियोल यानी सेंट्रोसोम कहां चला गया? तो आंसर है नेक में चला गया। इस डिस्टल सेंट्रियोल से आप देख रहे हैं कि एक फिलामेंट निकल रहा है, इसको कहेंगे एक्सियल फिलामेंट। और इस एक्सियल फिलामेंट के चारों ओर माइटोकॉन्ड्रिया आ गया। माइटोकॉन्ड्रिया का स्पाइरल अरेंजमेंट है, आप देख रहे हैं स्पाइरली अरेंज है ये। इसके आगे एक्सियल फिलामेंट का अरेंजमेंट हो जाएगा 9+2 अरेंजमेंट। अगर हम मिडिल पीस का एक सेक्शन ले लें, तो मिडिल पीस के सेक्शन में हमको दो चीज मिलेगा। अगर हम ले लें एक ट्रांसवर्स सेक्शन टीएस, ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ मिडिल पीस ऑफ स्पर्मेटोजोआ या स्पर्म, तो आपको क्या मिलेगा? तो आंसर है आपको मिलेगा 9+2 अरेंजमेंट। और दूसरा मिलेगा आपको माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया स्पाइरली अरेंज्ड है। माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर अप्रॉक्स 30 होता है ह्यूमन स्पर्मेटोजोआ में। स्पाइरली अरेंज्ड, स्पाइरली अरेंज्ड अराउंड एक्सियल फिलामेंट। यहां पर आपको मिलेगा ये अरेंजमेंट। भी एक क्वेश्चन है ये, अगर हम एक स्पर्म का सेक्शन काट लें तो हमको क्या मिलेगा? तो मिडिल पीस का सेक्शन काटने पर आपको 9+2 अरेंजमेंट एक्सियल फिलामेंट का और ये मिलेगा। यहां पर एक ग्रीन सेंट्रियोल है। टेल जो है ये फ्लैजला के जैसा है, इसलिए इसको फ्लैजलम बोला जाता है। और इससे इसका मूवमेंट होगा, लोकोमोशन होगा, ये मदद करेगा लोकोमोशन ऑफ स्पर्मेटोजोआ।